Good morning. Good morning, Dr. Good morning. Morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, Dr. Good morning. तुमको लग रहा है स्क्रीन स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही है क्या? Yes. देखो तो मैं खुद से कुछ कर रहा हूँ। अगर उसका रीस्टार्ट हो फिर से कनेक्ट करना। स्क्रीन से जुड़ने अभी सही हो गया ना? ये आवाज आ रही है आपको? Yes. ठीक चलिए देखिए बच्चों EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है EAS के अंदर में हम लोग कल मैंने आपको हल्का से इतना बताया था कि देखो भाई बेंजीन जो है ना ये बेंजीन इसकी रिएक्शन EA से होती है EA कोई रिएजेंट है E प्लस और E माइनस में टूटता है तो पहले इस पे A माइनस अटैक नहीं करें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है खुद इलेक्ट्रॉन रिच है इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट अटैक करेगा ये अटैक नहीं करेगा पहले इस पे E प्लस अटैक करेगा पर डिस्कस कर चुका है रिव्यू कर ले बस जब ये E प्लस पे अटैक करेगा ये E प्लस पे अटैक करेगा या फिर पाई बॉन्ड E प्लस पे अटैक करेगी की बात है और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा लाइक दिस ये देखो इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें बेंजीन और इलेक्ट्रॉन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड तो सबके सिग्मा बॉन्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स होते हैं फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में अब हमारे पास A माइनस बचा ये A माइनस ये A माइनस दो काम कर सकता है तो पहला पहले A माइनस एस न्यूक्लियोफाइल काम करें एस न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाए यहाँ पे लेकिन अटैक होने से जो प्रोडक्ट बनेगा उतना स्टेबल नहीं बनेगा प्रोडक्ट में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आएगा ये देखिए यहाँ ऐड हो गया देखिए ये यहाँ पे ऐड हुआ था और ये यहाँ पे ऐड हो गया इसमें प्रोडक्ट एरोमेटिक नहीं होगा लेकिन हाँ अगर ये A माइनस एज बेस काम करे एज बेस एज अगर बेस काम करेगा तो ये इस H को हटा देगा और फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और आप देखें इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा और एरोमेटिक कैरेक्टर आने से हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा कल का लेक्चर के उन्होंने देखा था जो क्लास में थे जो बाद में किए काम तो समझ पा रहे होंगे हाँ सर यहाँ पे एक E अटैच हो गया था ऊपर जो रिएक्शन है ये एल्कीन यहाँ डबल बॉन्ड रिएक्शन देता है एडिशन देगा यही प्रोडक्ट बनता लेकिन एडिशन देने में जो प्रोडक्ट बनता है उतना स्टेबल नहीं है ठीक है कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहता है और ये कौन सा प्रोडक्ट है ये सब्स्टिट्यूशन ऐसा लगता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ मौजूद एक हाइड्रोजन को इस E ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन होता बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS राइट इसी को हम लोग EAS नाम देते हैं
तो बेंजीन ये पाथ फॉलो नहीं करता, एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एरोमेटिक ग्रुप, इसको ES बोलते हैं। पहला स्टेप इसका RDS होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, रिएक्टेंट सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसे, और फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है ना। और इस पहला स्टेप स्लो है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, ये फ्रिक्वेंसी इसकी हाई है, ये एस्पेक्ट ग्राफ होता है, ये हमने बताया क्लास में। और ये भी कहा था पहला ग्रुप कहीं पे भी आ सकता है, पहला ग्रुप 6 पोजीशन में से कहीं भी आ सकता है, लेकिन दूसरा ग्रुप कहाँ आएगा, पहले की मर्जी से आएगा, उसको डायरेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ओपी डायरेक्टर और मेटल डायरेक्टर जो होता है डायरेक्टिव इफेक्ट कहीं से आते हैं, पहला ग्रुप कहीं भी आएगा तो दूसरा ग्रुप पहले की मर्जी से आएगा। आई रिपीट, पहला ग्रुप कहीं भी आएगा तो दूसरा ग्रुप पहले की मर्जी से आएगा। पहला वाला आ गया, अब दूसरा ग्रुप जब आएगा इसकी मर्जी से आ गया, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन, कल वीडियो में डिटेल बताया ऑर्थो पैरा, ओपी डायरेक्टर और मेटल डायरेक्टर क्या होते हैं। और पहला ग्रुप लगने के बाद अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है तो ये एक्टिवेटर बोला जाएगा रिंग से, और ये अगर ई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है डीएक्टिवेटर बोला जाएगा। एक्टिवेटर क्या होता है, डीएक्टिवेटर क्या होता है, इस पर डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। और डायरेक्टिव इफेक्ट की बात की थी, पहला ग्रुप लगेगा, दूसरा कहां आएगा, ये पहले की मर्जी से आएगा, पहला ग्रुप डिसाइड करेगा अगला ग्रुप कहां जाएगा। लेकिन ये कल का वीडियो आप सबने देखा होगा या क्लास में रहे होंगे, देखा होगा, तो पूरा डिस्कशन में किया था। ठीक है, आज हमें इसके प्राइस पे चलना है। प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से नीचे होगा ना? ये रिएक्शन हीट करने पे होती है तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ये सारी रिएक्शन हीट करने पे होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारी आज हमने हल्का से रिव्यू किया, कल के लिए कल ने पढ़ा क्या था, और आज हम इसी में आगे चलने वाले हैं। अच्छा, कल एक टेबल और आपकी बताई थी, जो ग्रुप ई की जगह कौन कौन से ग्रुप लग सकते हैं, और जो भी ग्रुप लग सकते हैं, जो भी ग्रुप लग सकते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन एक्टिवेटर होता है, कौन कौन डीएक्टिवेटर होता है, एक पूरी टेबल शेयर की थी मैंने। तो टेबल आपको याद रखना है एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर, कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, कौन मॉडरेट एक्टिवेटर है, कौन हल्का फुल्का एक्टिवेटर है, कौन वीक डीएक्टिवेटर है। फिर वीक डीएक्टिवेटर एक था खाली डीएक्टिवेटर, एक था स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। हमने डीएक्टिवेटर भी वहां डिस्कस किए थे। ठीक है, सभी ने समझ नोट किया, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल का पूरा रिव्यू था जो हमने डिस्कस किए थे। Now write down जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी पढ़ने जा रहे हैं उनकी जरा बात करते हैं। जितने रिएक्शन हम देखेंगे सब में यही होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स पहले बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना ही आरडीएस होता है ना, जल्दी सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना आरडीएस होता है। ठीक है, तो कल कितने पॉइंट लिखे, उसी पॉइंट के अगले पॉइंट बढ़ाइए, ये चलो बता सकते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ ES, पहला है ES का पहला एग्जांपल है फ्यूजन क्राफ्ट अल्काइलेशन, या इसको पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा होता है फ्यूजन क्राफ्ट असाइलेशन, तीसरा होता है नाइट्रेशन, चौथा है सल्फोनेशन, और पांचवा होता है हाइड्रोजनेशन। ये पांच इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके अलावा एक दो छोटी मोटी रिएक्शंस वो तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, गार्टनर रिएक्शन टाइप रिएक्शंस और आएंगे, बट ये पांच इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। छोटी मोटी रिएक्शन आती रहेंगी लेकिन पांचों को डिटेल में करना है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज होता है बच्चों, हाइड्रोजनेशन में बहुत कुछ हो सकता है, क्या क्या, क्लोरीनेशन,
ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। इसमें ये सल्फोनेशन पे स्टार लगाइए और यहाँ आयोडीनेशन पे स्टार लगाइए। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन जो होते हैं थोड़ा स्पेशल केस होते हैं, इनमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना आरडीएस नहीं होता है, तो इन पे स्टार लगा है एंड भी लिखिए ड्यूरिंग सल्फोनेशन and iodination. During sulfonation and iodination, formation of sigma complex will not be RDS. During sulfonation and iodination, formation of sigma complex will not be RDS. Formation of sigma complex will not be RDS. Hence, formation of sigma complex will not be RDS. Hence they do not follow KIE. KIE. ब्रैकेट में kinetic, isotopic effect. Hence do not follow KIE. Kinetic isotopic effect. सर रिपीट कर दीजिएगा ना एक बार। During sulfonation and iodination. During sulfonation and iodination, formation of sigma complex will not be RDS. During sulfonation and iodination, formation of sigma complex will not be RDS. Hence they do not follow KIE. Hence they do not follow KIE. ठीक है, hence they do not follow KIE. KIE तो बताया तो ना, E2 में बताया था KIE क्या होता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है ना। ये अगर हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लें, ठीक है, KIE का मतलब हो गया तो KIE का मतलब हो गया कि अगर हम आइसोटोप चेंज कर दें, CH बॉन्ड हो जाएगा D बॉन्ड और कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी देखिए जब इसकी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है, D मतलब बॉन्ड एनर्जी। अगर हम C6H6 लेते हैं, C6D6 लेते हैं, C6P6 लेते हैं, तो कहते हैं हाइड्रोजनेशन में सॉरी सल्फोनेशन और आयोडीनेशन दो किनारे कर दो, इनमें काइनेटिक आइसोटोपिक में फॉलो होता है, बाकी इसमें नहीं होता, ठीक है। तो देखो पहले हमने बॉन्ड एनर्जी लिखाई, बॉन्ड एनर्जी हम लिखो से पहले इसको ऊपर लिख सकते हैं। यही क्या होगा, यही मैं समझा चुका हूं, और फिर भी हो सकता है कुछ व्यक्ति को नहीं पता हो तो रिकॉल कर लेते हैं, तो ये इसका फिर से हम यही समझा। इसको नोट पेपर 1 बना लीजिए, अच्छा रहेगा, ये नोट बंद कर दीजिए, यही क्या होता है।
और 2 लिख सकते हो। और हमको आज डिस्कस करना है अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों पे फोकस। इनके जो नोट नंबर 2 में बताते हैं ऐसे कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, Cp बॉन्ड की बॉन्ड ज्यादा है, कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड की बॉन्ड और ज्यादा है। तो आप देखो ना, हाइड्रोजन का pI हो गया काइनेटिक आइसोटोप, उनका आइसोटोप चेंज करोगे रेट बदल जाएगा, है ना। pI क्या बोलता है, pI का फुल फॉर्म तो समझ गए, ये बोलता है कि rate changes, rate of reaction changes on changing isotope, on changing isotope, है ना। ES do not follow KI except sulfonation and iodination, sulfonation and iodination। देखो क्या होता है, फिर से कोई रिएक्शन जो पता है इसको रिकॉल करा, तो देखिए हमने ऐसे समझा था, बेंजीन है, EA है, पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा, ये सर बोलिए। सर आप ऊपर लिखवाए थे कि सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में केआई फॉलो नहीं होता है, और नीचे लिखवाए कि वही दोनों फॉलो कर रहा है। क्या ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, तो चलो क्या बोल रहे हैं सर ऊपर में लिखवाए थे ना आपकी, ये ड्यूरिंग सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल नॉट बी आरडीएस, हेंस दे डू नॉट फॉलो केआई। नहीं, तो स्टेटमेंट करेक्ट करिए, दे फॉलो किया है, स्टेटमेंट करेक्ट करिएगा, ऐसा लिखा लिखे दे फॉलो किया है, वहां पे करेक्शन करें पूरा स्टेटमेंट होगा नहीं, बाकी सही है, दे फॉलोस किया है, बाकी कोई किया है फॉलो नहीं करता, सिर्फ यही दोनों फॉलो करते हैं। मैं समझा रहा हूँ क्या क्यों करते हैं। हाँ, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या है, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में A माइनस है, इस H को हटा देता है, यहाँ जोड़ जाता है, देखिए बच्चों, सारे ES में ये जो होता है ना, ये स्टेप 1 ये RDS होता है, फ्लो होता है ना, एक्सेप्ट आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन। बच्चों आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में क्या होता है, ये स्टेप RDS नहीं होता, उसमें सब में यही स्टेप RDS है, इन दोनों में क्या होता है, आयोडीनेशन में ये स्टेप RDS होता है, स्टेप 2 RDS होता है, ठीक है। जब आयोडीनेशन और सल्फर को छोड़ के, सॉरी आयोडीनेशन और सल्फोनेशन को छोड़ के बाकी सब में पहला स्टेप RDS है, और इन दोनों में क्या है, दूसरा स्टेप RDS होता है। अब मुझे बताइए, जो RDS है उसमें ये यहाँ पे H है, ये सब H है, आप देखिए RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है। अगर ES की बात करें तो सारे ES में पहला स्टेप RDS होता है, ES में, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से इन्वॉल्व ही नहीं, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना नहीं इन्वॉल्व है तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लो तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाइड्रोजन की अगर हम लोग ड्यूटेरियम ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, रीजन ये इसके रेट को रिएक्शन रेट को नहीं है, और इसका रेट पे इसके रेट इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है कि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, कार्बन प्लेटिनम बॉन्ड है ना।
तो फॉर इन ईएस क्या होता है, ड्यूरिंग ईएस हमने C6H6 लिया है, C6D6 लिया है, C6T6 लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन तीनों के रेट बराबर होते हैं, तीन के रेट आपस में इक्वल होते हैं रेट। लेकिन बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि सारे एरियाज में पहला स्टेप आरडीएस होता है यहाँ से यहाँ तक, और आरडीएस उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व ही नहीं है, ये यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए सारे एएस में चाहे बेंजीन लो चाहे बेंजीन एच हटा के डिटेल लगा दो, इन सबके रेट बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रोमिनेशन हम आर्गेनेशन या सल्फोनेशन करेंगे तो उसमें ये स्टेप आरडीएस होता है, रेट फॉर ईएस। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहीं पे फॉर सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, जो सल्फोनेशन आयोडीनेशन में दूसरा स्टेप आरडीएस होता है ये, और दूसरे स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है ये वाला, अब इस बॉन्ड का टूटना आरडीएस है, तो इसका रेट ही रिएक्शन रेट को कंट्रोल करेगा। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो बच्चों अगर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे एच डी ले लें तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ट्रिटियम ले लें टी ले लें तो बॉन्ड और स्ट्रांग और ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। मुझे लगता है इन दोनों में सेकंड स्टेप आरडीएस होता है जहां सीएच बॉन्ड टूट रहा है, उस केस में C6H6 C6D6 C6D6। अगर हम सल्फोनेशन या आयोडीनेशन कर रहे हैं तो उस केस में रेट मुझे लगता है ऐसा रहेगा ही। क्यों? अरे अगर हाइड्रोजन है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, आसानी से बॉन्ड टूटेगा, ट्रिटियम है थोड़ा स्ट्रांग है, ट्रिटियम है और स्ट्रांग हो गया बॉन्ड और स्लो हो जाएगा। तो इस चीज को देखिएगा, बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना, ये बताई मैंने केआई, फिर मैंने बताया कि हाँ केआई ईएस में फॉलो नहीं होता क्योंकि पहला स्टेप आरडीएस होता है, लेकिन ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन में फॉलो होता है क्योंकि दूसरा स्टेप आरडीएस है। दूसरे स्टेप पे एच डी लगेंगे तो रेट इस बॉन्ड का टूटना रेट को डिसाइड करता है। अगर इस बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो रेट स्लो हो जाएगा, अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया रेट स्लो हो जाएगा। ये देखिए एक नोट नंबर 2 था, चलिए बच्चों अब हम लोग ये तो जस्ट केआई के बारे में बताना, तो कौन फॉलो करेगा कौन नहीं करेगा। चलिए अगली बात करते हैं, हमने कहा था जो एग्जांपल बताए थे उन पे चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखिए ना, पहला एग्जांपल लिखें, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो मैकेनिज्म वही है ऑलमोस्ट सबकी, इसमें बेंजीन में अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, अल्काइलेशन का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप is attached to benzene। अल्काइल ग्रुप is attached to benzene, ठीक है, अल्काइल ग्रुप is attached to benzene। देखिए कैसे होगा, ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड से करो, बेंजीन है ये, साथ में आपने आरसीएल ले लिया, तो अल्काइल हैलाइड कुछ भी है, और साथ में कुछ लुईस एसिड ले लिया, लुईस एसिड AlCl3 लुईस एसिड है। तो बच्चों ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये जो है ये वाला अल्काइल ग्रुप जाके यहाँ पे किसी एक जगह लगा है,
अल्काइल ग्रुप गया और किसी भी एक जगह लग गया ऐसे, इसी को अल्काइलेशन बोलते हैं, फिल्टर क्रॉस अल्काइलेशन। हाँ ठीक है ना, और जो H निकलेगा ये HCl निकल जाएगा। अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप का जुड़ना, जो जुड़ चुका है। फिल्टर का अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। बेंजीन में अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, इसी को अल्काइलेशन बोलते हैं। बेंजीन में अल्काइल ग्रुप का जुड़ना अल्काइलेशन, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब ये होता कैसे, मैकेनिज्म तो ये जो भी बताई, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज होती क्या होती है ये बात करते हैं। तो मैकेनिज्म सबसे पहले RCl और AlCl3। देखो बच्चों, AlCl3 जो है ना, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है। इस क्लोरीन को ये Cl अपनी तरफ Al अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट खींचेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, R ये बॉन्ड थोड़ा दूर हो जाएगा Cl इधर से, ये F ये बॉन्ड टिक होना शुरू कर देगा और AlCl3 इसको खींचना शुरू कर देगा। ध्यान रखिए ये क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, इस कारण क्या होगा, इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ये दोनों शेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल रहा है एक तक में बचा। देखिए बच्चों, इसमें RCl जो है AlCl3 का एल्युमिनियम जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो Cl के रिच इलेक्ट्रॉन रिच बोल के खींचेगा और ऐसा कुछ करेगा। अब चूंकि ये AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, तो बच्चों ये क्या करेगा, Cl को पूरी तरह अपने से जोड़ लेगा, बना देगा R+ और AlCl4 माइनस, R+ और AlCl4 माइनस बना देगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, Cl को पूरी तरह खींच लेगा और एक्चुअल कार्बोकैटायन बना देगा। बच्चों एक्चुअल कार्बोकैटायन बना तो इसमें रीअरेंजमेंट तो होगा, अब जहां जो कार्बोकैटायन बना है तो उसमें हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट कुछ भी कर लीजिए, शिफ्ट करके इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ये रीअरेंज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रीअरेंज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीअरेंज कराना आपको। तो कहते हैं कि फिल्टर का अल्काइलेशन में ऐसा कुछ नहीं, काफी रीअरेंज होगा, जब ये रीअरेंज हो जाएगा इसके बाद ऐसी अटैच होगा जैसे कि होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाते हुए, ठीक है, रीअरेंज हो जाएगा हाइड्रोजन मिथाइल शिफ्ट से, और बाद में R+ यहाँ आएगा, ये अपने पाई बॉन्ड के थ्रू इस पे अटैक करेगा, कुछ ऐसा बना देगा। देखिए ये कुछ ऐसा बना देगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, और यही RDS होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया ना। और अब क्या होगा, इस H को हटाना है तो बच्चों ये AlCl4 माइनस यहाँ आएगा, AlCl4 माइनस है ना, यही आएगा पिक्चर में, ऐसा लगेगा AlCl4 माइनस, यहाँ से H को हटाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा कुछ ऐसा हो जाएगा। सर वीडियो बहुत ब्लर हो गया सर। ठीक है, वीडियो अभी कर देते हैं, तो ब्लर हो जाए तुरंत बताओ, ये लो स्पीड कम हो गई होगी, अभी सही हो गया आगे करने पे। यस सर।
हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, इसने क्या किया, इस H को हटाएगा और जब ये H इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, ये H यहाँ एक्स्ट्रा Cl मिलके HCl बना देंगे और ये सिर्फ वापस अलग हो जाएगा। ये ठीक है, ये तो बन गया है, ES हो गया, अल्काइल ग्रुप आ गया, रीअरेंजमेंट यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि H निकलेगा, H इसके संग जाएगा, यहाँ जो एक्स्ट्रा Cl है इसके Cl माइनस के संग जुड़ के HCl और AlCl वापस बन जाएगा। ये AlCl इस कैटलिस्ट का काम कर रहा है, फिर से हमारे अवेलेबल हो गया बाकी काम करने के लिए। ठीक है, तो ब्लर वाला इशू सॉल्व हुआ।